आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग स्किल्स और लेसन्स प्लान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आज की जो क्लास है, आज आप लोग अपने आप को, आपका जो रोल है, उसको आपको बदलना है यहाँ पे। अभी तक जो है हम प्राइमरीली मुख्य रूप से अगर हम देखें, तो हम अपने आप को स्टूडेंट की तरह बिहेव करते रहे हैं। अभी हमें उस अवस्था में पहुँचना है जैसे कि हम किसी की क्लास ले रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टूडेंट तो सारी ज़िंदगी बने रहेंगे, लेकिन ज़रूरत है कि जब हम किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए अपनी उस अवस्था, उस रोल, उस भूमिका को बदल के अपने आप को महसूस करना है कि आप टीचर हैं इस समय। और उस समय जो हमारी जो टीचिंग होती है, उसके लिए हमें कुछ तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हमें पर्सनल लेवल पे तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हमें प्रोफ़ेशनल लेवल पे तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हम क्लास लेते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम उसकी जो पूरी-पूरी प्लान जो उसका हमारा जो होता है, वो एक सिस्टमैटिक प्लान होता है, एक व्यवस्थित प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी क्लास में हम गए, चाहे वो सेशन हो या लेसन हो, उन सब के लिए हमें पूरी तरीके से तैयारी करके ही जाना होता है। तो आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो है टीचिंग स्किल्स एंड लेसन प्लान। सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टीचिंग स्किल्स हैं या टीचिंग हम करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, उनके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज लाना। यही हमारा उद्देश्य है टीचिंग या इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन करने का या इन्फॉर्मेशन एजुकेशन इम्पार्ट करने का, देने का। इसके अंदर जो उद्देश्य दूसरा है वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उद्देश्य चलता आ रहा है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम जिस किसी के साथ हम इस सेशन को या क्लास को करते हैं, वो पढ़ाने का उद्देश्य है उस किसी को उस चीज़ को सिखाने का, कोई चीज़ सिखाने का हमारा उद्देश्य है। जो टीचर होता है वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, वो वातावरण को क्रिएट करता है कि किस तरीके से हमें उस क्लास को, उस सेशन को इस तरीके से बनाना है कि वातावरण ऐसा बन जाए कि हर आदमी जो है उसको फ़ोकस होके कुछ सीखने की दिशा में आगे बढ़े। और वहीं पे जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक ईमानदार एफर्ट अपने लगाए, कोशिश करे और इसके अलावा जो भी परत दर परत टीचर बताता चला जा रहा है, उसको अपने अंदर उसको डाल सके, ग्रास्प कर सके। जो टीचिंग है, वो एक तार्किक या फिर व्यवस्थित अरेंजमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि हम बस कभी भी जाएँ और क्लास लेनी शुरू कर दें। वो क्लास बड़ी अनसिस्टेमैटिक होगी या स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी। हम जब कभी भी क्लास लेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हम उसके लिए तैयारी करके जाएँ। इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें, पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट इसके अंदर। हमें स्टूडेंट की मनोदशा को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें स्टूडेंट की स्टूडेंट का जो लेवल होता है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उसका लेवल समझ में आएगा, तो हम अपने जो हमारी टीचिंग है, हम उसको हम पिच कर सकते हैं, किस लेवल पे हम उसको लेके आएँ। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो, लेकिन जो बच्चा है, जो या स्टूडेंट है, उसको वो ज्ञान नहीं है, तो आपका और उसका मैच नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं कि कितने तरीके के जो साधक होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, इसी प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका स्तर क्या है। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका इसके अंदर निभाता है। अब टीचिंग और लर्निंग क्या है? टीचिंग वो है जो आप पढ़ा रहे हैं। आप कोशिश करते हैं कि परत दर परत चीज़ों को उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं और लर्निंग जो है किसके पार्ट पे है? वो स्टूडेंट के पार्ट पे है। सबसे ज़्यादा लर्निंग जो है स्टूडेंट के पार्ट पे है, जो टीचर होता है उसके पार्ट पे भी लर्निंग होती है, लेकिन अभी हम दोनों को अलग-अलग कर रहे हैं। जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है और जो लर्निंग है वो स्टूडेंट उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस में हमें ये भी ध्यान रखना है जो टीचर है, जो दे रहा है, वो क्या दे रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन किसी लॉजिकल वे में आ जाती है, तार्किक वे में आ जाती है और आप स्टूडेंट के साथ-साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो वो एजुकेशन बन जाती है। एक होता है कि आपने उसको बता दिया, आपने कई चीज़ें बता दी, वो एक टीचिंग है। लेकिन जैसे ही वो टीचिंग में उसके साथ-साथ आप चलने लगते हैं और धीरे-धीरे करके उसके अंदर इम्प्रूव लाने की कोशिश करते हैं,
वो एजुकेशन हो जाता है। ये टीचिंग और एजुकेशन में एक्चुअली देखा जाए तो फ़र्क है। इसके अंदर हमारी जो पुरज़ोर कोशिश होती है वो क्या होती है? हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट में जो उसका बेस्ट है, वो सामने निकल कर आए। ये हमारा देखा जाए तो टीचिंग से रिलेटेड उद्देश्य होते हैं या उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अगर हम आगे बढ़ें यहाँ से, तो इस टीचिंग में दोनों को फ़ायदा होता है। टीचर को भी फ़ायदा होता है और स्टूडेंट को भी फ़ायदा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट को इस बात का फ़ायदा होता है कि किस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं प्योरली यौगिक टीचिंग या फिर हम बात कर रहे हैं जहाँ हम अब योगा रिलेटेड टीचिंग की बात कर रहे हैं। जो जेनरिक टीचिंग के फैक्ट्स थे वो हमने आपको बताए। अगर हम देखें कि अगर हम यौगिक टीचिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट को डेफ़िनिटली उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और ये अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अल्टीमेटली हम इस बारे में कई दफ़ा चर्चा कर चुके हैं। शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आगे की अवस्थाओं में बड़े आराम से आप जा सकते हैं। इस शारीरिक अवस्था के लिए हम आपको बोलते हैं कि अच्छे आहार को आप लें, सात्विक आहार लें, मिताहार बनें, युक्त आहार लें तब जाके ऐसा होगा कि आप आगे की अवस्था को पाते हुए अल्टीमेटली जो आपका उद्देश्य है, प्राइमरीली जिसके लिए आप ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं, वो है खुशी, वो है इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। इसके लिए जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो अपना कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है, आत्मविश्वास, उसके अंदर वृद्धि होती है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसके अंदर हर क्लास के साथ-साथ आप देखेंगे आपका जो जो संवाद का जो स्तर है, वो अच्छा होता चला जाता है। संवाद को आप संप्रेषण भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, वो आपकी बेहतर होती चली जाती हैं। तो टीचर को भी फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ एक और क्या होती है इसके साथ, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकते, हम पूर्ण रूप से टीचिंग एबिलिटी के साथ हम पैदा ही नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी भी होती हैं, जो कमी होती है, हम धीरे-धीरे करके उसको हम दूर करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप भटक सकते हैं, ऐसे समय में टीचर को बहुत बड़ा फ़ायदा इस बात का होता है कि अगर वो अपने लर्नर के ऊपर यानी स्टूडेंट के ऊपर, अपने छात्र के ऊपर अगर पूरा ध्यान लगाएगा, तो आपकी जो अपनी जो कमियाँ हैं, आप उनसे आप दूर हो जाते हो। आप उस सिर्फ़ उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हो जो आपकी ताकत है और उस सारी एनर्जी को आप कहाँ पे लेके आते हो? अपने स्टूडेंट पे लेके आते हो। तो उसको रीड करने की आप कोशिश करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो और जो आपकी एनर्जी है, आप कोशिश करते हो उस एनर्जी को किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सको अपने छात्र में और आप उसको कुछ दे सको। इस पूरे पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें, इस पूरी प्रक्रिया में जब कभी भी आप किसी को पढ़ाते हैं नॉर्मल टीचिंग करते हैं, वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक तरफ़ा टीचिंग में आप लगे रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। लेकिन यौगिक टीचिंग जो ऐसी टीचिंग है, जहाँ पे आपको एक बीच में एक पॉज़ देना पड़ता है, आपको सुनना होता है। आप एक कंपेनेबल साइलेंस की बात हम करते हैं या फिर हम एक रिस्पेक्टफुल साइलेंस की बात करते हैं, मतलब हम सुन के भी, हम दूसरों को सुन के, समझ के भी हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि धीरे-धीरे करके हमारा जो ठहराव होता है ये शब्द हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं इस योग के प्रासंग में कि हमें कैसे एक रिस्पेक्टफुल साइलेंस इस ठहराव को पैदा करना है, जिससे आप दूसरे को समझते हैं और खुद भी आप उस छोटे से पॉज़ के समय में आप समझ पाते हैं कि छात्र की या स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। और इस पूरी चीज़ों का उद्देश्य जो है वो क्या है? देखिए कभी भी किसी भी नॉर्मल टीचिंग में भी चाहे ये यौगिक टीचिंग हो या कोई भी किसी तरीके की टीचिंग हो, उसके अंदर उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर स्वाध्याय की क्षमता पैदा हो जाए। जब वो स्वाध्याय करे, तो इस समय वो स्वाध्याय कर रहा है, जिस चीज़ का कर रहा है, उसके अंदर उसका पूरा ध्यान लगे और उसका मन भटके नहीं इधर-उधर, जिसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। इस समय आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर इस समय आप सिर्फ़ मुझे सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ़ सुनिए। इस समय आप कभी अपने मोबाइल पे मत उलझिए, कोई कोई और किसी चीज़ को सुनने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आप इधर-उधर अपने मन को भटकाएँगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर केवल और केवल स्ट्रेस आएगा और वो जो स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से आपका मन जो है, इस कार्य में नहीं लगेगा, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे। जब आप उसको नहीं समझ पाएँगे, तो आपको लगेगा कि मैंने एक वाक्य बीच में छोड़ दिया, अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये तो लाइव क्लास है और मैं पूछ नहीं पाऊँगा क्योंकि आप लोग पूछने की अवस्था में नहीं है मान लीजिए। तो आपको आपकी जो उद्देश्य है इनर पीस का,
हैप्पीनेस का वो कहीं न कहीं अफेक्टेड होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। टीचिंग स्किल्स में अगर हम आगे देखें तो कैसे हम अभी तक क्या करते थे, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हम अपने आत्महित की बात से कैसे? मुझे बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना है अपनी क्लास से, अपने टीचर से जानना है बहुत सारी चीज़ों को, ये मेरा आत्महित है। कैसे उस आत्महित से हम आत्मबोध की तरफ चले जाते हैं। आत्मबोध क्या है यहाँ पे? आत्मबोध का मतलब है अपने आप को जानना, अपने पोटेंशियल को जानना। उस पोटेंशियल को जानने के बाद जब आप उस पोटेंशियल को जानने लगते हैं, तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर एक चीज़ होती है, दूसरों के लिए सर्व करना, सर्विस करना। जब ये सेवा भाव आपके अंदर आता है, तब आप देखते हैं कि कैसे आप दूसरे को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब आप दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, तो आप सर्विस भी नहीं दे पाएँगे। आप किसी को कुछ बता ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आप तो अपने आत्महित को देख के समय सोच रहे हैं कि मैं जितना मुझे पता है, मैं जानना चाहता हूँ जितना, वो मैं और गेन करता रहूँ और गेन करता रहूँ। लेकिन जो छात्र की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जब आत्मबोध आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे के लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं और हम उसी दिशा में कार्य करते हैं। डू नॉट फिल द स्पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करें, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक रिस्पेक्टफुल साइलेंस को बनाते हुए, पॉज़ देते हुए, आपको दूसरे को समझना है, ताकि आप सिर्फ़ अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन को भरे ना पूरे। उस पूरी क्लास में, उस पूरे सेशन में भर मत दीजिए। इसीलिए अगर आपको ध्यान होगा कि हम हर क्लास में कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन सेशन ज़रूर रखते हैं ताकि हमें आपकी बात पता लगे, और या हम कभी-कभी आपको ग्रुप में भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है? आप अपने हमारे बारे में बताइए या टीचिंग स्किल्स के बारे में बताइए, ताकि हम उसके अंदर कुछ सुधार ला सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो ये जो फ़िल करने वाली बात है, वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, सिर्फ़ अपनी बातों से हम पूरे सेशन को। पॉज़ और पुश का यहाँ पे मतलब ये है, वहीं से निकल के आ रहा है। आप जितना पुश करके किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, आप पाएँगे कि वो उसका शायद जो फ़ायदा उसको मिलना है, वो इतना नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे रुकें, आप उसके बारे में जानें, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको अगर आप समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टीचिंग है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग बहुत तरीके से होती है। आज की डेट में हम ये सारी चीज़ें आपको हमेशा बार-बार कवर करते रहे हैं। बहुत थोड़ा-सा इसके अंदर कवर करेंगे। टीचिंग के जो तरीके हो सकते हैं, वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफ़लाइन हो सकता है। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरीके की टीचिंग आप रखें, चाहे ऑनलाइन मोड में रखें, चाहे ऑफ़लाइन में मोड में रखें, आपका समय पर आना, आपका पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं, तो आप एक भागम-भाग में होंगे। जब आप भागम-भाग में होंगे, तो आपकी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके कैमरे की सेटिंग्स कैसी हैं, आपका ऑडियो का एडजस्टमेंट कैसा है। हम कई दफ़ा आपको एज़ अ स्टूडेंट बताते हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कि आप अपने कैमरे को ऊपर करें, नीचे करें। देखिए, अगर हम अपने कैमरे में अपने आप को देख सकते हैं, तो शायद हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए। क्या मैं दिख रहा हूँ? क्या मेरा हाथ दिख रहा है? आप खुद को भी तो देख पा रहे हैं, तो आपको शायद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इंडिपेंडेंस हम इसलिए पैदा कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता आपके लिए, क्योंकि जब आप टीचर होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट से बार-बार ये नहीं पूछते कि भई देखो मैं पूरा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर पहले से आ जानी चाहिए, और आप पहले से इन सब चीज़ों को आपको एडजस्ट करके रखना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर जो कपड़े होते हैं, उसको आप पहने। कहीं से भी आपका ऐसा कपड़ा ना लगे कि वो अनवांटेड हो या अच्छा ना लगे। इसी तरीके से आपके आस-पास की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, जहाँ पे आपका दिमाग भटक सकता है। आपका मोबाइल रखा हुआ है, वो मोबाइल बज सकता है। आपका कोई अलार्म क्लॉक रखा हुआ है, उससे भी आप बचें। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका ध्यान जो है भटक सकता है, आप उसको वहाँ से दूर कर दें। आप एक ऐसी कंफर्टेबल अवस्था में बैठें, जिससे आप घंटे भर, अगर आपकी क्लास है, 1.5 घंटे आपकी क्लास है, तो अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपकी पीठ में दर्द हो सकता है या आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है, कोई खिंचाव महसूस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप ध्यान दें। आप ये भी ध्यान दें कि आस-पास जो है अनवांटेड आवाज़ें ना आ रही हों। हो सकता है कि मैं बालकनी में बैठा हूँ मान लीजिए, तो वहाँ पे आने-जाने की ट्रैफ़िक की आवाज़ आ रही है, तो आपके लोगों का, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ोकस सारा बिगड़ जाएगा। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, आप कोशिश करें, आप अगर कोई आर्टिफ़िशियल बैकग्राउंड ऐसा लगा सकते हैं, जिस
ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्लास ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो एक साफ बैकग्राउंड रखें। आपके पीछे जितने सारे सामान होंगे, उतना ही जो स्टूडेंट्स हैं, उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट। अगर आप ऑफ़लाइन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जो आप अपना ऑफ़लाइन क्लासेस करा सकते हैं। आपने जैसे आपको पता है अगर आप लेवल 2 कर रहे हैं या इवन लेवल 1 भी कर रहे हैं, तो आप अपना स्टूडियो अगर आप करना खोलना चाहें या आप अपना किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो है पंक्चुअलिटी। यानी कि समय की पाबंदी, यानी कि समय का सम्मान करना। उसके बाद आप जगह ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिल रही। ये सारी हमने मठ में भी पढ़ी हुई है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। कपड़ों के बारे में हम बता चुके हैं, आवाज़ के बारे में भी बता चुके हैं। यहाँ पे जब आप क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आप मोड अलग-अलग हैं, गैलरी मोड है या स्पीकर का मोड है। तो गैलरी का जो मोड होता है, उसमें तो आप तभी दिख पाते हैं, लेकिन जब आप फेस टू फेस क्लास लेते हैं ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको सभी के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप अपने आप को विज़िबल बनाना है, अपने आप को दिखाना है आपको। तो ऐसी वो चीज़ें कैसे आ सकती हैं? वो तब आ सकती हैं जब और लोग बैठे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं, सब लोग आपको देख पा रहे हैं। आप ऐसी ऊँचाई पे हैं जहाँ पे अगर आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई दिखा रहे हैं योग करके, आसन करके, तो सब लोग आपको देख पाएँ। तो आपको अपने आप को विज़िबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप कुछ बता रहे हैं, तो आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आप सबके पास पहुँच सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे की जो रो है, वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं या वो लोग आपको आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है या आपका जो फ़िज़िकल प्रेज़ेंस होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी के बगल से निकल जाइए, वो भी उसके लिए काफ़ी मोटिवेशनल हो सकता है। आप किसी के पीठ पे हल्का-सा हाथ रख दीजिए, वो भी मोटिवेशनल हो सकता है। तो इसी तरीके से अ, यहाँ पे एडिक्वेट प्लेस है। एडिक्वेट प्लेस आपका होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अगर आपकी इतनी जगह होनी चाहिए कि सबको अपनी-अपनी जगह पर एक कम से कम 3 बाई 6 की जगह तो मिनिमम होनी चाहिए, जहाँ पे आप उसका हाथ, उसका जो आसन करना है, वो कहीं एक-दूसरे से टकराए नहीं। इसके साथ-साथ ऑफ़लाइन मोड में आपको कुछ और सामान भी रखना पड़ता है, जिसको हम यौगिक एक्सेसरीज़ बोलते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई हो सकता है कि आपको एडिशनल मैट रखना पड़े, हो सकता है कि आपको कुछ और हमारे सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल अपना ये रबर का ब्रिक होता है या फिर आपके पास लोग बहुत सारी अलग-अलग तरीके की वो कराते हैं, चेयर होता है, कोई डंडा होता है, तो इस सब चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी जो भी अगर आप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक्सेसरीज़ को भी आपको रखना है। तो ये मठ से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्टूडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अब इसको आपको सब लोग सामान्य रूप से भी इसको समझ सकते हैं, कई दफ़ा हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, टीचिंग स्टेप्स क्या होती है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नेचुरल नहीं होते हैं, हम स्वाभाविक नहीं होते हैं। जब हम स्वाभाविक नहीं होते हैं, तो हमारी जो लर्निंग होती है, से निकल के नहीं आती। जो हमने आप लोगों को बताया है कि मेमोरी स्टेम जैसे हमारी होती है, उस मेमोरी स्टेम से स्वतः स्वाभाविक रूप से चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप क्लास लेंगे, तो आपका नेचुरल और काम होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। आप भागते रहेंगे अगर मान लीजिए या तैयारी लास्ट मिनट में अगर कोई चीज़ करते हैं, तो आप हो सकता है कि अस्वाभाविक। तैयारी आप बिना किए नहीं जा सकते क्लास में, कभी भी आप करें। मैंने भी ये स्लाइड्स बनाई हैं, अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया, वो मैंने स्लाइड बनाई है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से नहीं बनाता हूँ, तो मुझे और अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, तो स्वतः रूप से, स्वाभाविक रूप से मैं आपके लिए चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। ये मैंने कोई जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, अल्टीमेटली वही चीज़ इन स्लाइड्स में भी निकल के आ रही है या मेरा अपना एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है। ये अनुभव जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आपसे टीचिंग का अनुभव पूछा जाता है। इसीलिए एज़ अ स्टूडेंट आपका अनुभव भी बहुत काम आता है। तो आप जब भी तैयारी करें, आप अपने शब्दों में चीज़ों को बताने की कोशिश करें ताकि आपका जो फ्लो है या जो आपका जो धारा प्रवाह बात बात करने की जो क्षमता है, वो कहीं भी अफ़ेक्ट ना हो। टाइमिंग की बात हम कर ही चुके हैं, हमेशा आप ये टाइम दूसरा टाइम भी है, अगर आप ऑफ़लाइन मोड में हैं, ऑनलाइन मोड में हैं, कभी भी हैं, अगर आप 5, 7, 10 मिनट अगर पहले आ जाएँगे, तो ये स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको एक धीरे-धीरे करके लोग जुड़ते हैं, तो उनके साथ एक आपका कनेक्ट आता है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने बोला गुड मॉर्निंग, तो मेरे मुँह से स्वतः निकल गया कि और कैसे हैं भैया? तो ये जो कहना है, वो एक कनेक्टिविटी पैदा करता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा जो कनेक्शन है, वो हर स्टूडेंट के साथ धीरे-धीरे बन जाए।
के लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है आपका अपना इंट्रोडक्शन और दूसरों का भी इंट्रोडक्शन। जब कभी भी आप क्लासेस शुरू करें, आपकी क्लास में कोई नया बंदा आ जाए, हम बार-बार पूछते हैं, "ये रियलमी एक्समी से कौन जुड़ा है भाई? ये इस नाम से कौन है? पहले तो नहीं देखा।" क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि हमें एक-दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक-दूसरे को जानेंगे, तो हमारी ये जर्नी यात्रा जो है, वो बहुत आसान हो जाएगी। जब कभी भी आप क्लास शुरू करें, हम करते रहें, आप जानते हैं। अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका मोड चेंज हो गया है, अब आपका रोल चेंज हो गया है। ध्यान रखें कि हमेशा सबसे पहले आपको शांत चित्त से चीज़ों को शुरू करना है। बहुत न इधर-उधर भटकाव हो सकता है जब शुरू-शुरू में स्टूडेंट आता है या आप भी आते हैं, तो लेकिन जैसे ही आप आत्मसमर्पण की बात करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं, तो आपका मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है और कैसे आप स्लिप इन हो जाते हैं, आप उस योग क्लास के लिए या फिर इस योगा की टीचिंग के लिए आपका ध्यान लगने लगता है। कभी-कभी हम मेडिटेटिव मेडिटेटिव प्रैक्टिस से भी हम क्लासेस को शुरू करते हैं, कि हमने चलिए 2 मिनट का हम जो है ध्यान लगाते हैं या च 5 मिनट का ध्यान लगाते हैं। कभी-कभी शवासन से भी शुरू करते हैं। तो ये तरीके हैं तमाम, जिससे आप लोगों का ध्यान जो है एक फ़ोकस कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके। आपको हमेशा खुश रहना है। आपको हमेशा वो प्लेज़ेंट होना जो है वो ये होता है कि आपके चेहरे पे हम बार-बार कहते हैं कि आपके चेहरे पे एक जेंटल सी मुस्कान होनी चाहिए। आपके चेहरे पे एक सभ्य सी मुस्कान होनी चाहिए। वो इसलिए कहते हैं आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। जब आप क्लास लें, तो आप क्यों दबाव में आ रहे हैं कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, कि क्या मैं गलती तो नहीं कर जाऊँगा? क्या मैं कुछ गलत बात तो नहीं बोल दूँगा? क्या उसका करेक्शन हो पाएगा? नहीं, ये सब मत सोचिए आप। आप सिर्फ़ ये सोचिए माइंडफुलनेस के साथ कि जो मैं बता रहा हूँ, मैं या जो बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ उसी के बारे में मैं बोलूँगा, तो स्वतः मेरे चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी और जो गलती अगर मेरे से हो जाए, तो उस गलती को लेके मत बैठिए। वो लाफ़ ऑफ मतलब उसके ऊपर हल्की-सी मुस्कान दीजिए और आगे बढ़ जाइए, हो गई और आगे बढ़ जाइए। आपका जो उद्देश्य होना चाहिए हमेशा क्लास में आप देखिए हम सब लोग भी कहते हैं, हम सब लोग आपको धन्यवाद बोलते हैं, आप लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। क्यों धन्यवाद बोलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस दिशा में थोड़ा-सा आगे बढ़ पाएँ। हमने जो कुछ भी अर्जित किया, वो कहीं पीछे छूट जाता है अगर हम आपको ना बताएँ। तो आप हमें मौका दे रहे हैं, तो हमारा जो एक एटीट्यूड, बिहेवियर आपके प्रति होना चाहिए, वो हमेशा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू ज़रूर बोलें। ऐसे समय में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन कुछ गलती अगर हो जाए या कुछ आपको स्टूडेंट ऐसे भी मिल जाएँ कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो धारा प्रवाह है निर्बाध, वहाँ पे कहीं न कहीं कोई हिंड्रेंस पैदा हो रही है, कोई हर्डल पैदा हो रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उस सिचुएशन को भी आप एक्सेप्ट कर लें। क्या फ़िक्र ना करें। बस आपको जो आपका जो उद्देश्य है, उसके साथ रहें, पूरे माइंडफुलनेस के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मतलब आप उनको बताते रहें। ये जो जारी करना है, ये 2 तरीके से है। एक तो है क्लास में आपको पढ़ाना किसी को, दूसरा है ज़िंदगी में अगर आप टीचर हैं और आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में आप यकीन रखते हैं, तो आप छोड़िए नहीं इसको। आप अगर आज की डेट में स्टूडेंट हैं यहाँ पे, देश योगा चैरिटेबल ट्रस्ट आप ने जॉइन किया है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी अपने इस ज्ञान को कंटिन्यू करूँ या आगे भी अपनी ज़िंदगी का जो मेरा जो सुधार है, इम्प्रूवमेंट है, वो होता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रोफ़ेशन को ही अपना लें। आप टीचिंग से जुड़ जाएँ, ताकि आप इस ज्ञान के साथ आप हमेशा जुड़े रहें और आप चीज़ों को भूलें ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? आपको हमेशा एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे तभी आप चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित कर पाएँगे। अगर हम नहीं सुनेंगे, तो व्यवस्थित नहीं कर पाएँगे। और ये जो सुनना है, ये क्लास के दौरान भी हो सकता है। और जैसे अभी आप लोग नहीं बोलने की अवस्था में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन आवर सेशन के थ्रू हम नहीं कर सकते इसको। हम जब प्रश्न आपसे पूछेंगे तभी हमें आपको सुन के अपनी इस पूरी जो व्यवस्था है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अपने आप को सही तरीके से आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सही तरीका जो है, वो ये होता है कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं, उसमें आप अगर पैशन रखते हैं, अगर आप पूरी तरीके से डूबे हैं, आप समर्पित हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका शब्दों का चयन होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा। आपके एग्ज़ाम्पल्स अच्छे होंगे, आपका जो भाव होगा बताते समय, वो भी बहुत अच्छा होगा। कभी भी आप बोल रहे हैं, तो उसको आप किसी भी तरीके के घर्षण को ना आने दें बीच में, मतलब वो आर्ग्यूएबल ना बन जाए आपकी एंटायर जो बात है। ऐसा होना चाहिए कि जब कभी किसी ने कोई चीज़ आपसे पूछी,
तो आप बोले कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल आपका सही है, मैं इसमें थोड़ा-सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप शुरुआत ही ऐसे करते कई बार आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं, नहीं, नहीं मुझे लग रहा है जो आप बता रहे हैं ना वो गलत बता रहे हैं। हाँ, शायद ये फ़र्क होता है रोस्ट्रम के इधर आने का और रोस्ट्रम के उधर आने का। मतलब जैसे अगर आप छात्र के रूप में बैठे हुए हैं, तो आपकी एक भूमिका है, उस भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम चेयर्स के इस तरफ यानी रोस्ट्रम के इस तरफ अगर हम खड़े हैं या हम आपको बता रहे हैं, तो हमारी भी एक भूमिका है। यहाँ पे मुझे इस बात का पूरा-पूरा मुझे एन्श्योर करना है कि मैं किसी भी टीचिंग को करते समय आपके साथ आर्ग्यू ना करूँ। उसी तरीके से स्टूडेंट का भी एक भाव होता है, उसको भी अपने शब्दों को चयन को सही तरीके से करना होता है ताकि वो एक आर्ग्यूमेंट ना बन जाए और ऐसा ना हो कि जो मैं हाथ चला के सीखने आया हूँ, मेरा हाथ मेरे को पता ही ना लगे, वो हाथ कब हथेलियाँ नीचे की तरफ झुक गईं, तो जो मैंने सीखा था वो भी मेरे हाथ से निकल गया और आगे तो अब करना ही नहीं है। ठीक है? हमारा जो हमें फ़ोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, हमें फ़ोकस इस चीज़ पे करना है, दूसरों के समझने पे फ़ोकस करना है। अगर उन लोगों ने एप्रिशिएट किया है, एप्रिशिएट का करने का यहाँ मतलब आपकी तारीफ़ से नहीं है। इस बात का है कि अगर उनको समझ में आया है, तो आप ज़रूर बताइए कि आपकी ये जो आपने समझा ना, ये जो आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। इसका मतलब आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। तो ऐसे में एक वातावरण तैयार होता है कि सामने जो सुनने वाला होता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है और वो और मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है और क्लास में अच्छा करता है। कभी भी आप किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। हम सब इंसान हैं, आप सब जानते हैं हम 25 डब्बों की बात करते रहे हैं देशों का चैरिटेबल ट्रस्ट में। ये जो 25 डब्बे हैं, इन 25 डिब्बों पे हम चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, हर दिन चढ़ते हैं, हर दिन उतरते हैं। लेकिन इस योग के माध्यम से, इस बातों से जो हम बातें अभी कर रहे हैं, हम उतरने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम बार-बार उतरना है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उस डब्बे पे चढ़ गए। कभी-कभी हमें यही नहीं पता होता कि हम उस डब्बे पे चढ़े भी हैं क्या? हमें पता ही नहीं है, तो आपको एहसास ही नहीं होता है। तो आपको उस डब्बे पे से उतरना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओके, मान लीजिए इंटेलिजेंट बंदा और कोई स्टूपिड बंदा है, जो मूर्ख है, उन दोनों में फ़र्क क्या है? इंटेलिजेंट भी पूरे तरीके से कंप्लीट संपूर्ण तो है नहीं। लेकिन इंटेलिजेंट बंदे को ये पता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ और जो स्टूपिड बेवकूफ़ है, उसको यही नहीं पता कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं उस डिब्बे पे चढ़ गया हूँ, ये अगर मुझे इस बात का एहसास हो गया है, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब मैं उतरने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं अपने दम्भ में हूँ, अपने अहम में हूँ, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं किस डिब्बे पे चढ़ गया हूँ, तो मैं उससे कैसे उतरूँगा? तो ये जो समझना है हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी को अगर हम किसी डिबेट पे चढ़ के किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो सकारात्मक वातावरण पैदा नहीं करेगा, उसका सुनना रुक जाएगा। तो इसलिए आप अपने क्रिटिसिज़्म को रिक्वेस्ट में डालें। अगर कोई सामने वाला बंदा भी अगर आपको आपको क्रिटिसाइज़ मान लीजिए कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसको रिक्वेस्ट करके बोलिए, "भैया, ज़रा आप इसके ऊपर कुछ बताने की कोशिश करिए। लेट मी अंडरस्टैंड योर पॉइंट।" ठीक है? कभी भी ब्लेम मत कीजिए। मैं ना आपकी वज़ह से भटक गया या आपने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो गया। नहीं, नहीं, कभी भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये योग में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इन सारी वर्ड ऑथेंटिसिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, उसकी एक अ, ऑथेंटिसिटी है मतलब वो एक तरीके से स्टैम्प है। अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं, तो हम गलत नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए आप किसी ने मेरे से मान लीजिए ब अंतराय के बारे में बोला योग साधना मार्ग में आने वाली जो बाधाएँ होती हैं, उन अंतराय के बारे में बताया। मेरे को अगर नहीं पता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बोल देना चाहिए कि ये हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं। लेकिन अगर आप गलत बोल जाएँगे, तो एज़ अ टीचर आप अपना सम्मान खोने लग जाएँगे। जब आप अपना सम्मान बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। आप अपने आप से आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें, तब आप देखेंगे धीरे-धीरे करके आप लोग जिस अवस्था में आ गए हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोगों के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ा है, आप उस अवस्था में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी वर्ड जो है, बहुत ऊँचाइयों पे आप लोग लेके गए हैं। आप जो बोलते हैं आप लोग, वो ज़ाहिर-सी बात है वो आप किसी किताब को रेफ़र करके बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई अन्य किताब पढ़ रहे हैं,
उस किताब की कोई ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता या आपको नहीं पता, तो आप कभी-कभी वहाँ पे उलझ जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये सही है या वो सही है। हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों पे जाइए। आप देखेंगे कि हम कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि आप आपका जो मन आए वो उन किताबों से पढ़ लीजिए। उन किताबों की एक लिस्ट देते हैं, क्योंकि वो किताबें हमने भी कहीं न कहीं देखी हुई हैं। तो हमें पता होता है कि किस किताब में क्या फ़र्क है। लेकिन अगर बिल्कुल ही अगर कोई नई किताब होगी, आप बोलेंगे सिर्फ़ इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, तो चूँकि हमें उस किताब का हमने अध्ययन ही नहीं किया है, तो हम बता ही नहीं पाएँगे आपको। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस से, स्व-अध्याय और स्व-अभ्यास से करते-करते आप उस ऑथेंटिसिटी को पा जाते हैं। यहाँ जेनरॉसिटी का मतलब इसी बात से है कि बहुत बड़ा दिल रखिए, बहुत बड़ा दिल रखिए। जहाँ नहीं आता कोई बात नहीं, जहाँ नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, हम आपको फिर बताएँगे। ये अगर आप समर्पण की भावना रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्लास बहुत अच्छे से कंडक्ट करा पाएँगे, आप किसी डब्बे पे उस समय नहीं। आप जैसे हमने तैयारी के ऊपर हम बता चुके हैं, आपको अच्छे से तैयार होके जाना है। जब आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो आपका एक और उद्देश्य होता है, वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। वो एम्पावरमेंट क्या होता है? धीरे-धीरे करके हमारी अंदर जो हमने जो सीखा होता है, उसको हम आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। आपको सशक्त बनाते हैं और वो सशक्त बनाना जो है, चाहे वो थियरी रूप में हो, प्रैक्टिकल रूप में हो, आज आप इतनी सारी आप लोग बातें करते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप अपने-अपने जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप बहुत अच्छे से सशक्त हो चुके हैं। आप लोगों का ज्ञान जो है, हमसे भी कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होता चला जा रहा है। वो गया है रादर। और इस समय हमें ये भी समझना होता है कि सिचुएशन वाइज़ कभी-कभी हमें जब चीज़ें बदलती हैं, मान लीजिए जिस तैयारियों के साथ आप गए, जिस सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, उस समय आपके मन की चीज़ नहीं हो रही है। तो उस समय आपको बहुत तेज़ी से उस वातावरण को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है और आप उस क्लास के फ्लो को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करते हैं। ये जब बदलने की कोशिश जब आप करते हैं, आप उनके अनुसार जाते हैं, छात्रों के अनुसार जाते हैं, तो आप एक ट्रस्ट पैदा करते हैं। आपको ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं और आपके प्रति सम्मान जब उनका बढ़ता है, तो वो विश्वास की जो डोर बनती है, वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और उसी दौरान जब आपके अंदर संभव है कि अहम और बढ़ता चला जाए, जैसे ही आपको लगता है एज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो कि आप दूसरे छात्रों से ज़्यादा जानते हैं। आपके अंदर तुरंत एक भाव आ जाता है, अभी ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका मैं जवाब देता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा पता है। आप उसको मत आप संभाव से निकल के आप बाहर मत आओ, आप उसको बोलने दो। और उसके बाद अगर आपका अगर मौका आता है या अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे। नहीं तो आपके अंदर जो उद्वेलन होगा या आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होगा, उस एक्साइटमेंट में हो सकता है कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग सही तरीके से काम ना करे और आप सही बात ना बता पाएँ। तो अपने आप में हमेशा हम्बल रहिए, हमेशा आप अपने अंदर विनम्रता बरकरार रखें। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब हमने अभी तक तो हम जो बात करते रहे टीचिंग स्किल्स में, वो हमारी थी, मतलब हमारी मतलब जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कई तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, कई तरीके के स्टूडेंट साधक होते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके अंदर, आधम अधिकारी होता है, मध्यम अधिकारी होता है, उत्तम अधिकारी होता है। ये जो आधम अधिकारी यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वो वैसे लोग होते हैं, वैसे स्टूडेंट्स छात्र होते हैं, जिनको कोई भी योग का अनुभव नहीं होता है। योग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आप सब लोग जानते हैं और हम लोग कई दफ़ा आपको बताते रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ़ आसन की क्लास नहीं हो रही है, यहाँ पे योग और योग बहुत बड़ा बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। तो आधम अधिकारी वो होता है, जिसको इस योग का कोई अनुभव नहीं होता है, उसने सिर्फ़ शुरुआत करी है। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन आधम अधिकारी है, किसको हमें समझना ज़रूरी है, उसके स्तर को समझना ज़रूरी ताकि हम उस स्तर के नीचे तक आएँ और क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो स्तर हमने सोचा हुआ है, जो उत्तम अधिकारी है, उसके लेवल की हम बातें करते रहें और जो हमारा अधम अधिकारी या अधम अधिकारी बोलें, वो है, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो कहीं पीछे रह जाएगा। हमारी जो कड़ी है, वो क्या है, जो सबसे नीचे है, हमें उसको ऊपर लेके आना है। जो ऊपर है, वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर तो क्षमता है ही है। इसी तरीके से हमें मध्यम अधिकारी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिनको थोड़ा-सा अनुभव होता है। कि जो जिनको थोड़ा-सा अनुभव होता है, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने आप को प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ललक होती है, इच्छा होती है। तो वो सबसे ज़्यादा लेंगे,
कि मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, उनको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो उत्तम अधिकारी होता है, जो इस पूरे यौगिक प्रोसेस में, प्रक्रिया में, जिसको बहुत अच्छे से चीज़ें पता होती हैं, वो धीरे-धीरे करके शांत होता जाता है। क्योंकि उसका जो जो श्रवण गुण होता है, वो बढ़ जाता है। वो कहता है मुझे सुनना है, मुझे अपनी एनर्जी कम वेस्ट करनी है। जो कुछ-कुछ हमारे एनर्जी डिप्लीटर्स होते हैं, कि मैं अपने बारे में बताता रहूँ, मेरे को क्या-क्या पता है, तो उसके अंदर आप अपनी एनर्जी को खोते हैं। आप उस एनर्जी को बचा बचा के रखिए, आप और सीखेंगे और आप निपुण होंगे और जब आपको इस एनर्जी को इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना है, लोगों को बताने के लिए, आप सिर्फ तब करें। तो ये जो 3 एस्पिरेंट्स होते हैं, जो साधक होते हैं, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस अवस्था में है, ताकि जो मेरी टीचिंग का जो टारगेट है, वो कौन होगा? जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो कौन होगा? या हमारा जो स्तर होगा पढ़ाने का, वो कैसे मैं वेरी करूँगा या करूँगी? आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर टीचिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सिद्धांतों की। 2 तरीके के टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है यौगिक प्रिंसिपल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। यौगिक प्रिंसिपल्स में आप बात करते हैं योग से रिलेटेड चीज़ों की। साइकोलॉजी में आप साइकोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो ना दिखने वाली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर आपको फ़ोकस करना होता है। तो यौगिक प्रिंसिपल में आपको जब आप हम क्लास के लिटरल एक उन उसकी बात कर रहे हैं जो आप उनको बताते हैं, आपको ये करना है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यौगिक प्रैक्टिस जो है, वो एक्सरसाइज़ नहीं है। यौगिक प्रैक्टिस जो है, वो हमने अभी जैसे बात करी, वो एक पूरा प्रोसेस है। आपका कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसी आपने अपने अभी हम लेसन प्लान की आपसे हम बात करेंगे, ऐसा लेसन प्लान हमारा नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला बंदा एक्सरसाइज़ के तौर पे उसको ले, मैकेनिकली उसको करे और थक जाए। यौगिक प्रैक्टिस में आप थकते नहीं हैं, यौगिक प्रैक्टिस से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप उस तरीके से अपने पूरे लेसन प्लान को बनाएँगे, तो आप पाएँगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। डिफरेंट मैकेनिज़्म का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जब आप जिस तरीके का भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, वहाँ पे आपको इस बात को ध्यान देना है कि हर चीज़ एक ही छड़ी से आप उसको नहीं चला सकते। हर चीज़ का अलग-अलग मैकेनिज़्म है। जैसे जब आप अ, वार्म अप कराते हैं मान लीजिए, तो वार्म अप कराने का उद्देश्य ये है कि जो आपके शरीर में जो शरीर रुका हुआ है, जिसके अंदर अभी आपके अंदर एक्टिव बनाना है उस शरीर को, उसमें हम धीरे-धीरे बिल्डअप करेंगे और धीरे-धीरे बिल्डअप करके हम आपके शरीर को एक्टिव करने के बाद, फिर उस दिन मुझे प्राणायाम का सेशन कराना है, तो मुझे एन्श्योर करना है कि आपकी साँसों की अवस्था अच्छी हो, आप थके हुए ना हों, आपकी साँसें उखड़ी ना हो, प्राणायाम कभी भी उखड़ी साँसों में नहीं होता। और ऐसे में मुझे आपको शवासन से कराना चाहिए। लेकिन यही मैकेनिज़्म अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर आसनों को कराना है मुझे, तो आसन कराते समय चूँकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, आपकी क्रिया बढ़ेगी, तो वहाँ पे आपको उस अवस्था को पाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको प्राणायाम में ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको मैकेनिज़्म दोनों समझने हैं। अगर आप आसन का आप उस दिन आपको कराना है, तो आप कंप्लीटली आपको काम नहीं काम मतलब कंप्लीटली आपको मेडिटेटिव अवस्था में हम आपको लेके नहीं जाएँगे। हम आपको थोड़ा-सा कूल करने के बाद आपकी जो साँसें नॉर्मल हो जाएँ, फिर आप शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपके आसनों से ऊर्जा बढ़नी चाहिए, आपको थकावट थोड़ी आनी चाहिए। तो आप ऑटोमैटिकली उस आसन को करते समय आप आराम की अवस्था में पहुँच जाएँगे। इसीलिए हम बोलते हैं स्थिर सुखासनम कि आप उस आसन को करते समय आप स्थिरता आपके अंदर आ जाए और उस स्थिरता को आप मान के चलें कि वो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा नहीं कर रही है। हम यहाँ पे आपको हमेशा टोनिक सिस्टम की बात करते हैं, ना कि फिज़िकल सिस्टम की ज़्यादा। अंदर के ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। अंदर के ऑर्गन्स को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हर बार आप ये बोलते हैं, इस आसन को करते समय हमारी लिवर पे फ़र्क पड़ता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम फ़र्क पड़ता है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क पड़ता है। हम अंदर की टोनिंग की बात करते हैं। हम ऊपर की मसल्स की सिर्फ़ बात नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। कोई भी आसन आप करेंगे, तो वो स्वतः होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। आप उस अवस्था में आपको होल्ड करने की क्षमता डेवलप करने का उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो आसन बनेगा। अगर आप होल्ड नहीं कर पाएँगे, तो वो आसन नहीं है। तो आप दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ और प्राणायामिक प्रैक्टिसेज़ जो होती हैं, दोनों में फ़र्क होता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में सिर्फ़ आप साँस ले रहे हैं और आप साँस छोड़ रहे हैं। लेकिन जो प्राणायामिक कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज़ होती है, उसमें आप साँसों के नियंत्रण की बात करते हैं। उसमें आप मैनिपुलेशन की बात करते हैं अपनी साँसों की।
कि आपको कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं आपको ऊर्जा को कहीं रोकना है, कहीं छोड़ना है, कहीं एक चैनल पे डालना है, हम उन प्राणायाम की बात करते हैं। कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ और प्राणायाम दोनों अलग-अलग हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप प्राणायाम करें या आसन करें, आप ऐसा प्लान मत बनाइए जिसके अंदर अत्यधिक थकावट आए। अननेसेसरी एग्ज़ॉस्शन बहुत ज़्यादा हम टायर्डनेस आ जाए हमारे अंदर, वो नहीं हो सकता और वो कब नहीं होगा? वो तब नहीं होगा जब आप यथाशक्ति में यकीन रखेंगे। यथाशक्ति क्या है यहाँ पे? आपकी पोटेंशियल, लोगों की पोटेंशियल को आप ध्यान देंगे अगर, उनके पोटेंशियल को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उनको अननेसेसरी ट्रबल नहीं करेंगे। नहीं, 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 पैर मोड़िए, आप और घुमाइए, हाथ को पीछे लेके जाइए। आप उसको उसकी क्षमता को पहचानने की आप ताकत पैदा कीजिए उसके अंदर, ताकि वो अपनी शक्ति को समझ सके, उसी को हम यथाशक्ति। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि अगर वो स्ट्रेस में है, तो आपका तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। वो उसने आपको इसलिए जॉइन किया है ताकि उसको पीस ऑफ माइंड मिले, मन में उसको शांति मिले। अगर वो हमेशा इसी टेंशन में रह गया कि मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ और अभी मैं पॉइंट आउट हो जाऊँगा, नहीं। ऐसे में आपको उस छात्र की, उस स्टूडेंट की लिमिटेशन, उसकी सीमितताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसकी यथाशक्ति को समझकर उसके अनुसार आप उसको यौगिक शिक्षा दे पाएँगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल क्या होता है कि कभी भी अगर आप किसी भी क्लास में अगर आपने पिछले वाले स्टेप को फ़ॉलो किया हुआ है, तो आपको एक उस इंटरेस्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट बना के रखना बहुत तरीकों से होता है। आप रिलेवेंट टॉपिक लीजिए। आज आपने मान लीजिए मुद्रा की क्लास होनी थी और आप मुद्रा की क्लास के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो आप देखोगे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनको पता है कि आज मुद्रा की क्लास थी, तो वो मुद्रा के बारे में थोड़ा जानकारी लेके आए होंगे और आप पढ़ा रहे हैं उसको, चलो आज मैं आपको सहज प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। तो टॉपिक में कोई गलती नहीं है, सहज प्राणायाम अपने आप में सही टॉपिक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप उसका इंटरेस्ट खो देंगे। क्योंकि आपने अपना प्लान बनाया था, आपने अपना वीकली प्लान बनाया और आपने उसको बदल दिया। तो इंटरेस्ट को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो इंटरेस्ट आगे भी क्लास में बरकरार होगा, अगर आप लोगों को सुनते हुए, उनकी परेशानियों को, उनकी जो क्वेरीज़ होंगी उनको जानते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आप कब तक आप सिर्फ़ बोलते रहेंगे? मेरी क्लास जैसे हम लोग करते हैं, आपको मान लीजिए वीडियो भी देते हैं, उसके बाद 1 घंटे का आपका सेशन भी लेते हैं। क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बैठे-बैठे क्लास लेने का मतलब है कि मन भटकता है। इस हो सकता है पूरे 1 घंटे की क्लास में या 45-50 मिनट की क्लास जो अभी आप लोगों की चल रही है, हो सकता है इसमें आपका मन का भटकाव हो रहा हो। कई जगह आप इधर-उधर जाएँगे, आपका मन का भटकाव आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्रिया जोड़ देते हैं, चलिए हमने आपको इस आसन के बारे में बता दिया, अब हम इस आसन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाइए अपनी-अपनी जगह पे। इस तरीके की बातों को हम बोलते हैं तो क्रिया को करते समय और तो आप देखेंगे कि आपका जो मन का भटकाव है, वो कहीं केंद्रित हो जाता है। अब इस क्रिया में मुझे क्या कराने के लिए बोलेंगे? तो आप सुनने लग जाते हो। लेकिन सिर्फ़ एक हम नैरेटिव बोलते रहते हैं प्रवचन की तरह से, तो संभव है कि आपका भटकाव हो सकता हो। और ये कैसे समझ में आना चाहिए? क्रिया और इंटरेस्ट यानी सुनने की जो क्षमता है आपकी वो दोनों का एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी न्यूरोमस्कुलर हम हमेशा बात करते हैं योग में हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की हम बात करते हैं। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन तभी आता है जब आपका मन, मस्तिष्क और क्रिया दोनों में आप ध्यान लगाते हुए, समझते हुए आप उसके अंदर उस कोऑर्डिनेशन को पैदा करते हो सामने वाले में। अगर वो सुन ही नहीं रहा है आपको या उसका ध्यान भटका हुआ है, फिर से बता दो उसको आप। ताकि उसका जो न्यूरो सिस्टम है वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे, जो आप बता रहे हो, आगे आप क्रियाओं के बारे में बताओगे। आप डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग को अभी हम जैसे बात कर रहे थे, तरह अलग-अलग तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, तो पेस आपको ऊपर-नीचे करते रहना पड़ता है, आपको ये समझते हुए कि ये किसको कितना एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। हम बार-बार जैसे कभी-कभी आपसे कहते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। वो चेहरा रीड करने के लिए करते हैं, आपका ध्यान देखने के लिए करते हैं, आप कहाँ पे आपका ध्यान है। अगर हम नहीं देख पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। हम आपको कैसे बताएँ? जब हम आपको कभी अनम्यूट करके बोलने के लिए बोलते हैं, तो हमें पता लगता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो हम अपनी पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम एक ही पेस में लगातार चले जा रहे हैं और एक ही स्तर पे चले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 3, 4, 5 लोगों को तो वहीं पीछे छोड़ चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं कि क्लास में हम 5-5 मिनट का ब्रेक ले लें। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक का मतलब अन्य चीज़ों से भी है। कभी-कभी आप रोज़ ही आप ये सारी क्लासेस लेते हैं इस तरीके से, चलिए आज आज इंटरैक्टिव सेशन रख लेते हैं, आज बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों को और
आप लोगों से हम सीख सकते हैं, हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता लग सकती हैं। हमारा जो लेसन प्लान बनाने का तरीका है वो बदल सकता है, ठीक है? तो ये सारे शॉर्ट ब्रेक्स में आते हैं। शॉर्ट ब्रेक में ये भी होता है, आसन करा रहे हैं तो आप शवासन भी करा लीजिए, वो भी शॉर्ट ब्रेक में ही आता है। लेकिन वो यौगिक प्रिंसिपल्स में आता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम कैसे आपको भी बूस्ट कर सकें, आपको भी हम मोटिवेट कर सकें, आपको भी हम इंस्पायर कर सकें कि आप कुछ बोलिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो ट्रांसफर करने का उद्देश्य है, टीचिंग स्किल्स का, वो भी तो आपने आना ही आना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, "बोलिए, बोलिए, कराइए आप, इस आसन को बताइए, इस आसन को आप कैसे कराएँगे बताइए।" आप अपने आप में एक हेल्दी, स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता पैदा कीजिए कि आज मैं बोलूँगा, आज मैं कराऊँगा, तभी ये ट्रांसफर होगा। आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान पे। लेसन प्लान वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि हम ये जो हमारी जो पाठ की प्रक्रिया योजना होती है, ये हम क्या होती है, हम क्यों करते हैं? ये हमारी एक तरीके से गाइड करता है हमें, एक टीचर को एक लेसन प्लान रोज़ मुझे क्या करना है, उसके लिए वो गाइड करता है। ये जो लेसन प्लान होता है, ये वीकली लेसन प्लान भी होता है। आपने देखा होगा कि दीदी जो है, संगीता दीदी डाल देती हैं आप लोगों के ग्रुप में एक वीकली प्लान को डाल देती हैं। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें इस तरीके से अपनी क्लास को स्ट्रक्चर करना है और आपको भी पता लग जाता है कि ये क्लासेस इस हफ्ते में चलेंगी। तो एक जो कम्फर्ट लेवल फ़ैमिलियरिटी हो जाती है टॉपिक के साथ, वो हो जाता है और हमें भी पता लगता है कि भई कल हमें इसकी करना है, तो हमें उसकी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो डेली का लेसन प्लान होता है, वो आपकी क्या मदद करता है, सेशन को जब आप लेते हैं किसी, तो आपको एक तरीके से गाइड करता है कि मुझे क्या अपने स्टूडेंट्स को बताना है, कैसे बताना है और जो बताया है मैंने, उसको क्या मैं गेज कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मैंने कितना बताया है? क्या उसको समझ में आ रहा है? तो वो जो हमारा है, कभी-कभी हम जैसे हम आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट लेते थे, मॉक एग्ज़ाम जो लेते थे, अभी हमने पूरा-पूरा मॉक आपको प्रैक्टिकल कभी कराया, वो हमने किस लिए किया? वो हमने इसलिए किया कि हमें पता लगे कि आपको कितना ज्ञान कितना आपने अर्जित किया है और क्या हमें और कुछ बताने की ज़रूरत है? तो ये बहुत ज़रूरी है लेसन प्लान बनाना हर सेशन के लिए। जैसे क्वेश्चनेयर बनाते समय बहुत सारी मेहनत लगती है, क्वेश्चन्स बनाते हैं, उसी तरीके से लेसन प्लान में भी आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, वो अभी आपको आगे आगे हम आपको बताते हैं। ये जो टीचर होता है उसको और उसको इफेक्टिव बनाता है, मतलब उसको तो जो भी उसकी टीचिंग होती है उसको और प्रभावकारी, प्रभावशाली बनाता है। कैसे बनाता है? जब आपको पता होता है पूरी-पूरी उसकी संरचना के बारे में, तो आप उसी हिसाब से अपनी क्लास को फ्लो करते हो। इसके बाद मुझे ये बताना है, इसके बाद मुझे ये बताना है। अगर आप बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड होगे, तो आप समथिंग लाइक आपकी अवस्था वैसी है कि आप 7वीं कक्षा की क्लास ले रहे हो। किसी ने भी कुछ पूछ लिया तो मैं चलो वहाँ से बता दूँगा। लेकिन क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं एज़ अ टीचर, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, एक संरचना हो क्लास की और वैसे आप आगे बढ़ें। इसके अंदर 5 चीज़ों का 5 तत्वों को आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप टॉपिक क्या ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने बोला अगेन एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ मान लीजिए कि मुद्रा का आपका टॉपिक। अगर सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुद्रा मेरा टॉपिक है, तो मैं मुद्रा के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। उसके हिसाब से मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आज मान लीजिए ऐसा है कि 7 मुद्राएँ मान लीजिए सिलेबस में हैं और मैं उस पाठ्यक्रम के हिसाब से सातों मुद्राओं को मैं क्लास खत्म होते-होते मैं बता दूँगा आपको। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब उसको प्रोसीजर को कैसे फ़ॉलो करूँगा मैं? ये मेरे मेरे को बना के रखना है। प्रोसीजर क्या हो सकता है? यानी कि प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको मुद्रा के बारे में बताऊँगा, मुद्रा के अर्थ के बारे में बताऊँगा, बताऊँगा कि ये मुद्रा मान लीजिए कोई श्लोक है वो मैंने कहाँ से लिया है, उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद बताऊँगा मुद्रा होती क्या है? ऊर्जा क्या होती है? ये एक प्रक्रिया है। चैनलाइज़िंग किसको बोलते हैं? या मुद्रा का रोकना क्या होता है? बंध क्या होते हैं? तो धीरे-धीरे करके मैं आगे बढ़ूँगा। और इस पूरे प्रोसेस में मैं ये नहीं भूलूँगा कि मेरे पास वही 40-50 मिनट है, तो पता लगा कि मैंने मुद्रा के ऊपर ही इतना सारा बोलना शुरू कर दिया कि मैं अब उसके बारे में अगर जो एक डेमोंस्ट्रेशन की जो बात है, वो तो मैं भूल ही गया। जो एक्टिविटी वाली बात थी, वो तो मैं भूल ही गया या लेट हो गई। तो मुझे आपको प्रैक्टिस करने का समय भी तो देना है। तो ये मुझे ध्यान देना है कि मेरी जो टाइम मैनेजमेंट है मेरा, वो अच्छा होना चाहिए। ये 5 तत्वों को आप ध्यान में रख सकते हैं। लेसन प्लान के अगर ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं इस हिसाब से मैं अपने लेसन प्लान को बना के सेशन क्लास लूँगा। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने बोल दिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं कैसे मुद्रा की सातों चीज़ों को आपको बता के प्रैक्टिस करा के मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग सीख जाएँ। उसी तरीके से कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं, पार्ट ऐसे होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान नहीं होता है। आज मैं यहाँ तक बता पाऊँगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वड होती है। अगर आप कोई टॉपिक ऐसा चुन लेते हैं, जहाँ पे आप अपने अनुभवों को शेयर करना शुरू करते हैं, तो आपका समय जो है निकल जाता है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव से मत भटकिए, मुझे ये तो ऑब्जेक्टिव पूरा करना ही है। वो आपने कर लिया, तो आपने एक्टिविटी को प्लान किया, जैसे हमने बताया अभी मुद्रा के बारे में। आपको स्टूडेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसको पहले से कोई चीज़ का ज्ञान है? इस ज्ञान को हम जैसे कहते हैं, आप उसको अनडू कर दीजिए। आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि अभी जो है, अब हो सकता है कि आपने उस ज्ञान को अपने माध्यम से सोच के, समझ के, देख के, कहीं से अनुभव करके किया होगा। यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम आपको बताएँगे। तो आपको आप पिछले वाले ज्ञान को भूल जाइए। हम कहते हैं, आप ये आप कभी आपको बताया होगा उस आसन को उस तरीके से, भूल जाइए। अब आपको ये बताना है कि आप इस तरीके से करिए जैसा हम आपको बता रहे हैं। आपको पूरे सीक्वेंस को अपने लेसन प्लान को इस तरीके से रखना है कि छात्र का जो या स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और वो उससे एंगेज रहे। वो कैसे हो सकता है? आप बार-बार मान लीजिए हम मॉक एक्सरसाइज़ आपको कराते हैं या मॉक एग्ज़ाम कराते हैं। आगे आइए, ये वाला आंसर कीजिए, पीछे जाइए, आसन बताइए, फिर से आगे आइए, ये बताइए, फिर से पीछे जाइए। वो छात्र सोचता है आप मेरे को आगे-पीछे बार-बार कर रहे हो, मैं थोड़ा डिसएंगेज हो रहा हूँ चीज़ों को लेके। तो आप इस तरीके से अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाइए कि आप शुरू के मान लीजिए मेरे को अगर 40 मिनट का अगर आपको मॉक सेशन लेना है, तो मैं 10 से 12 मिनट तो आपसे शुरू के केवल आपसे बात ही करूँगा, पूछूँगा मतलब इंटरैक्टिव सेशन कर लूँगा। उसके बाद मैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आपसे पूछूँगा, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आप बताइए और जाके आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। अब आपके बाद उसके बाद मैं आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा आगे सामने फिर से आ जाइए, फिर हम आपसे पूछते हैं अनुभव कैसे रहे आपके, क्या आपने कोई चीज़ सीखी? तो ये स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये नहीं हो सकता कि आपने 3 क्वेश्चन पूछे, चलो ये वाला आसन करके दिखाओ। अब आसन करते समय आपने बोला हृदय गति करके दिखाओ, तो वो बंदा तो थक गया। जब वो बंदा थक गया, तो अब वो जब वो आपके पास आएगा या बोलेगा, तो वो उसकी साँसें उखड़ेंगी, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो उसका भटकाव वहाँ पे हो जाएगा कि मैं साँसों को नियंत्रित करूँ पहले या मैं जवाब दूँ। तो ये एक सीक्वेंस है, ये पूरा-पूरा प्लान है पूरा हमारे पास, मीनिंगफुल प्लान है और हमेशा आपका जो लेसन प्लान होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपने टॉपिक लिया है अगर मान लीजिए लंबा, तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए। आप पूरे टॉपिक को उसी सेशन में खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। आप रश-रश आप भागना शुरू कर देंगे और जब कभी भी अ, अगर आपका जो लेसन है, अगर उसको आप मान के चलें कि खत्म नहीं करेंगे, मतलब उसको आप इस तरीके से हमें रखना है कि जब हम फिनिश कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको उसको कहीं लेके जाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि एब्रप्टली आपने उसको खत्म कर दिया, वो नहीं होना है। तो उसका आप समराइज़ करेंगे उसको आप, बंद करेंगे वहाँ पे आप। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेसन प्लान वीकली भी हो सकते हैं, ऐसा जैसा हमने बताया जो हम भेजते हैं और लेसन प्लान हमारे डेली के भी होते हैं। ये हमने जो बात करी है, इसमें ज़्यादातर हमने बात करी है लेसन प्लान उसकी जो हम डेली क्लास लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वीकली होता है, आपका उसका एग्ज़ाम्पल आप देख चुके हैं अपने ग्रुप में आपके। यहाँ से अगर आप देखें तो हमने लेसन प्लान के बारे में जो बातें करी, वो आपको कैसे आपका रोल बदलता है यहाँ से, कैसे आप टीचिंग से स्टूडेंट से आप टीचर बन जाते हैं, उस उद्देश्य के साथ हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है। कि आप अपनी उस अवस्था को समझेंगे पहले, जब आप अनुभूति के तौर पे, तो आप देखेंगे आपकी ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। और ये ज़िम्मेदारी ऐसी होती है मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आप टीचर बनते हैं, उस रोल में आते हैं, कोई भी समय हो, कोई भी आपकी क्रिया क्यों ना हो, कोई भी आप किसी भी चीज़ में आप डूबे क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा ये सोचते हैं, कल जो मुझे क्लास लेनी है, मेरा मॉरल, मेरा नैतिक दायित्व है, मैं अपने स्टूडेंट्स का समय बर्बाद नहीं करूँगा, उनको कुछ बताऊँगा, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा और वो मैं तभी कर पाऊँगा, जब मैं तैयार करूँगा अपने आप को। अगर मेरा तैयारी वाला टाइम मैनेजमेंट अगर बिगड़ भी गया है, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपनी कॉस्ट पे आप सब लोगों को बताने की कोशिश करूँगा या करूँगी। जब ये भाव आ जाता है, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें सीक्वेंशियली बहुत अच्छे से आ जाती हैं। यहाँ से हमारा टीचिंग स्किल्स और लेसन प्लान के ऊपर जो सेशन है वो खत्म होता है। आप लोग प्रश्न ज़रूर पूछिएगा।
अगर आपको लगता है कोई ज़रूरत है, तो हम आपका जवाब दें। धन्यवाद।